फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, मतलब डेफिनेशन क्या है प्रोसेस का। ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है बताओ, आपको पता होगा। यू यू थोड़ी जीरो होता है विश्वजीत। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी एक सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं। करेक्ट, क्यू इक्वल्स टू जीरो, ये सही आंसर है। वो जो भी आपके पास प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। व्हाट दैट मीन्स, देयर विल बी नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद सराउंडिंग। ओके, मतलब ना सिस्टम के अंदर हीट आ रहा है, ना सिस्टम के अंदर, सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक सिस्टम निकालता हूँ, ठीक है, सिस्टम, दिस इज बेसिकली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग और नेचर। इसके अंदर हीट आ भी नहीं रहा है और इससे बाहर हीट जा भी नहीं रहा है। दैट मीन्स योर डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो डेफिनेशन ये, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट विल बी जीरो। ओके, तो देखो आपको पता है डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो आ गया यहाँ पे। और फर्स्ट लॉ क्या बोलता है हमारा, फर्स्ट लॉ इज बेसिकली डेल क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस डेल यू, राइट। अभी अगर आपका डेल क्यू भी जीरो होगा तो डब्ल्यू किससे इक्वल होगा, वर्क डन बताओ, माइनस ऑफ डेल यू। बस इतना ही करना है आपको। तो सिंपली मेरे को बताओ वर्क डन क्या आएगा आपका यहाँ पे। राइट राइट, क्या आना चाहिए वर्क डन। ये फर्स्ट लॉ है आपका, इन विच डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो। तो आपका वर्क डन क्या होगा, राइट, एफ बाई टू, बहुत से देखो माइनस होगा बस, राइट। योर वर्क डन विल बी माइनस ऑफ एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी। अगर मैं इसको स्पेसिफाइड वे में लिखता हूँ तो माइनस क्या होगा, एन इंटू एफ बाई टू आर क्या होता है आपका सीवी, डेल्टा टी को क्या लिखेंगे, टी टू माइनस टी वन, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है यहाँ पे, एफ बाई टू आर क्या होता है आपका सीवी, वेयर एफ इज योर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और सीवी क्या है, राइट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दैट मीन्स वी कैन राइट वर्क डन इज इक्वल्स टू, माइनस अगर साइन हटा देते हो तो एन सीवी टी वन माइनस टी टू, राइट। हो सकता है और होना भी चाहिए। तो ये एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया, दिस विल बी योर वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब जब आपने एडियाबैटिक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, करेक्ट, तो उसमें क्या है बेसिकली, डेल क्यू इक्वल्स टू जीरो है, करेक्ट। तो जैसे मैं पहले लिखता था कि भाई आइसोबारिक टेम्परेचर में, सॉरी आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट, दैट मींस वी बाई टी इज कांस्टेंट। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दैट मींस पी बाई टी इज कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे वैसा एक्सप्रेशन लिखना है मेरे को, तो क्या करूंगा मैं बताओ, हाउ कैन वी राइट इन दिस पर्टिकुलर केस। क्या लगता है,
अरे बताओ भाई। आपने क्या पूछा? हाँ, क्या क्या बोला? पूछा? मैंने बोला जैसे प्रेशर प्रेशर जब कांस्टेंट होता है विच इज आइसोबारिक प्रोसेस, दैट मींस आई कैन राइट v by t इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? आइसोकोरिक प्रोसेस हाँ, में आप क्या लिखते हो? प्रेशर बाय टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज कांस्टेंट। टीवी रेस को गाना कौन pv इक्वल्स टू गामा, pv टू द पावर गामा, ऐसा टीवी बोल रहे रेस टू गामा। हो? ओके। लेकिन ये आता कहाँ से है? इसका भी तो डेरिवेशन आना चाहिए, ऐसे हवा में तो नहीं आता होगा भाई, राइट? देखो इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। सबसे पहले आ जाओ, प्रोसेस क्या है आपके पास? अगर मैं डिफाइन करूं तो डेल क्यू डी क्यू इक्वल्स टू जीरो। ओके, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो इज योर प्रोसेस, दैट मीन्स आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. Now what first law implies that your dq is equals to dw plus du. सबको स्मॉल क्वांटिटीज लिखा है मैंने, करेक्ट? स्मॉल इन हीट, स्मॉल इन वर्क डन, और स्मॉल इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे इफ यू टेक डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी यू। योर डी डब्ल्यू विल बी माइनस एन सी वी डी टी। डी यू को सिंपली क्या लिखा मैंने? एन सी वी डी टी। इज इट फेयर? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। फिर आपको पता है सीवी क्या होता है? सीवी इज बेसिकली आर बाय गामा माइनस वन। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था क्या ये? बताओ। Yes. बताया था। सीवी इज योर आर अपॉन गामा माइनस वन। सीपी क्या होता है फिर? बताओ। अगर सीवी आपका आर अपॉन गामा माइनस वन है तो सीपी क्या है? Plus R. प्लस आर। या फिर आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? यू नो द सीपी बाय सीवी का वैल्यू इज गामा, गामा इंटू सीवी बोथ से, दैट मीन्स गामा इंटू आर बाय गामा माइनस वन। बेसिकली हम यहाँ पे दो इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, सीपी बाय सीवी इक्वल्स टू गामा होता है आपका, एंड सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर. If you solve these two equation, you'll get CV का वैल्यू एंड CP का वैल्यू like this. ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूं भाई अभी। देखो, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। इसके बाद हम देखेंगे कि भाई dW क्या होता है? वर्क डन। वर्क डन इज बेसिकली व्हाट? प्रेशर इनटू dV, चेंज इन वॉल्यूम, करेक्ट? इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस NR गामा माइनस वन इंटू डी टी। ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलता है आपका? इसको सपोज इन प्लेस ऑफ दिस, अगर मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, चलो उसके बाद बताओ आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है हमारा फॉर एनी केस, फॉर एनी प्रोसेस? PV NRT. PV equals to NRT, correct? Now I'll differentiate both the side. Differentiation of P into V equals to, या फिर D P into V divided by, अगर आप dt करते हो with respect to temperature, is equals to क्या आएगा? NR आएगा, आना भी चाहिए। अब यहाँ पे ना प्रेशर कांस्टेंट है ना वॉल्यूम कांस्टेंट, बोथ क्वांटिटीज आर वेरिएबल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है बताओ डिफरेंशिएशन में?
व्हाट कैन वी राइट? वही है तो dp NRT. into v minus dv dt into माइनस प्लस होगा ना, जैसे मैं लिखता हूँ पी सॉरी हाँ डीवी बाई डी टी प्लस फिर v को कांस्टेंट लेंगे, देन dp बाई dt is equals to nr. That means I can write p dv plus v dp is equals to nr small dt. Okay, देखो स्टेप बाय स्टेप चलो, एक भी प्रोसेस मिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन आ रहा है। हाँ नोट्स तो शेयर कर दूंगा मैं। क्यों आपने लेट ज्वाइन किया क्या? बताओ, मैं आपको एक बार फिर समरी दे देता हूँ। हमने जस्ट एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट किया है। ओके देखो, और एडियाबैटिक प्रोसेस का मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो, चेंज इन हीट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग इज इक्वल्स टू जीरो। तो अगर डी क्यू इक्वल्स टू जीरो है और मैंने फर्स्ट लॉ यूज किया, दैट मीन्स योर वर्क डन विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी। वहां फिर मैंने इंटरनल एनर्जी को लिखा है एनसीवी डेल्टा टी, एनसीवी का वैल्यू आर बाय गामा माइनस वन पुट किया है, दैट्स इट। और वर्क डन को लिया पी इंटू डेल्टा वी। ठीक है, उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन जो था उसको डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, you will get this particular equation. Yeah. अब मेरे को बताओ, क्या मैं यहां से एनआर dt का वैल्यू उठा सकता हूँ क्या? फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन व्हाट कैन वी राइट इन प्लेस ऑफ एनआर dt? एनआर dt का वैल्यू क्या लिखूं मैं इक्वेशन नंबर वन से? फ्रॉम इक्वेशन वन एनआर dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये देखो, माइनस इसके साथ करोगे तो वन माइनस गामा इंटू पी डेल्टा वी हो जाएगा, होगा, होना भी चाहिए। दैट मीन्स वन माइनस गामा इंटू पी डी वी। ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इन प्लेस ऑफ एन आर डेल्टा टी, तो व्हाट विल गेट, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू वन माइनस गामा इंटू पी डी वी। फिर पी डी वी को एक साइड लिखेंगे, वी डी पी को एक साइड लिखेंगे, क्या आएगा बताओ? राइट, वन माइनस वन प्लस गामा इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी, डायरेक्टली लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेके गया, देखो, देन यू गॉट गामा इंटू पी डी वी इज इक्वल्स टू माइनस वी डी पी। ओके, वन वन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे लेफ्ट साइड, करेक्ट। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे को dp अपॉन dv क्या आ रहा है, dp बाई dv क्या आ रहा है भाई, माइनस व्हाट विल गेट ओवर हियर, dp बाई dv इक्वल्स टू Gamma P by V. गामा p अपॉन v। ओके, तो मैं क्या करूंगा, p को dp के साथ लिखूंगा और v को dv के साथ, सो दैट आई कैन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। तो ये dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस गामा dv by v. Now I can integrate both the sides. Okay, right. तो dp by p क्या होता है, इंटीग्रेशन बताओ, ln p होता है। इसमें भी आपने माइनस गामा कांस्टेंट निकाल दिया और यहाँ पे क्या होगा, ln v प्लस कोई तो एक कांस्टेंट, होगा कि नहीं बताओ?
होना चाहिए। जब ये बेसिकली कौन पी सा में भी कांस्टेंट आएगा ना क्या? सर, एल एन पी में भी कांस्टेंट आएगा, तो उससे सब्सट्रैक्ट होके उधर गया राइट हैंड हाँ साइड। हाँ, एक ही कांस्टेंट लेंगे हम। एक में से एक कांस्टेंट में से दूसरा कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक कांस्टेंट ही आएगा ना। हाँ सर। बेसिकली ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, नॉट डिफाइंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। नाउ वी कैन डू ln p इज इक्वल्स टू ln v के पावर में मैंने सीधा माइनस गामा उठा लिया। जो भी आपका कोएफिशिएंट होता है ln का, उसको आप पावर में लिख सकते हो, प्लस कांस्टेंट। ओके, व्हाट वी कैन राइट, ln p माइनस ln v टू द पावर गामा माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। करेक्ट। अब दोनों को साथ लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? डेविड ln p अपॉन v टू द पावर माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब जब माइनस गामा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? p के साथ मल्टीप्लाई अगर होगा तो गामा हो जाएगा, v टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन्स अगर आप ln को हटा देते हो, p इंटू वी टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा मिस कॉन्सेप्ट क्या होता है, यही प्रोसेस है। ये प्रोसेस नहीं है, दिस इज योर कंक्लूजन। ओके, अगर आप डेफिनेशन देखोगे, ये बेसिकली डेफिनेशन नहीं है, मेरे को बोलना था। डेफिनेशन व्हाट? डेफिनेशन इज डी क्यू इक्वल्स टू 0, ये आपका डेफिनेशन है। और उससे आपको क्या आ रहा है, कंक्लूजन आ रहा है क्या, कि भाई प्रोसेस में क्या है, p v टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। देखो इसको एक बार फिर से हम देखते हैं। आपको पता तो है p v टू द पावर गामा इज कांस्टेंट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, लेकिन आता कैसे वो एक बार देख लो आप। हमने बस सिंपली डिराइव किया उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला इक्वेशन बना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, जिसमें डी क्यू इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, सो दैट यहाँ से ओके।
सर सर स्क्रॉल डाउन, ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे देखो। उसके बाद मैंने आइडियल गैस इक्वेशन यूज किया सिंपली, जो अपना आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसमें फिर हमने बोथ साइड टेम्परेचर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, ओके। लेफ्ट साइड भी टेम्परेचर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, राइट साइड भी। So we got particular expression where we got the value of nr delta t pdv plus vdp. फिर nr dt को मैंने ऊपर से पुट किया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो 1 माइनस गामा इंटू पीडीवी, yeah. इसमें कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। नो सर। देखो इसके बाद तो सिंपल ही है, एक बार अगर आपको dp by p इक्वल्स टू माइनस गामा dv by v आ गया, दैट मीन्स now you'll get the expression as it। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, ओके। तो यू नो द वर्क डन, क्या होता है वर्क डन? माइनस ऑफ डेल्टा यू। देखो यहाँ पे मैंने बताया वर्क डन इज बेसिकली एन सी वी टी वन माइनस टी टू, करेक्ट। तो अगर आई कैन राइट वर्क डन in this particular process, which process? Adiabatic process will be NCV T1 minus T2. This is basically what? Change in internal energy, but negative of change in internal energy. हमने कहाँ से निकाला था? वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू से निकाला, बिकॉज your delta Q is equals to 0 using first law of thermodynamics. In this particular case, I can write CV like R upon gamma minus 1, correct? Then T1 minus T2 simply. तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? NR T1 minus NR T2 divided by gamma minus 1. This will be a work done. You know P1 V1 क्या हो जाएगा? NR T1 ideal gas equation, and P2 V2 will be equals to nRT2. So in place of nRT1, I can write P1 V1, and in place of nRT2, P2 V2. So work done in adiabatic process will be P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. This will be a work done in adiabatic process. नोट कर लो इसको, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसके बाद हम ग्राफ देखते हैं, पी वी टू द पावर गामा का ग्राफ कैसे होगा। Work done is very simple, correct? Just change in internal energy.
चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका T2 माइनस T1 में आता है, बिकॉज ऑफ दिस इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन एनर्जी, दैट मीन्स T1 माइनस T2, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर, करेक्ट। गामा, गामा क्या है आपका बेसिकली इधर, बताओ बताओ। गामा तो सबको पता होगा आई गेस, Cp अपॉन Cv, रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट भी बोल सकते हो, और मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, now we'll discuss the graph. Now we know the equation of this particular process, which is PV to the power gamma is equals to constant. Okay, और हमने ऊपर देखा भी था कि dp by dv which is the slope of that particular curve, y axis में हम क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, x axis में वॉल्यूम लेंगे, which is minus of gamma by gamma into p by v. Okay, अगर आप इसका स्लोप देखते हो dp अपॉन dv is basically minus of gamma into p by v. तो स्लोप आपका क्या हो रहा है बताओ, पहले तो बताओ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा स्लोप, नेगेटिव, नेगेटिव होगा, दैट मींस टू कर्व कैन बी पॉसिबल, और चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है स्लोप, यहाँ पे आपका प्रेशर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट चेंज हो रहा है कि स्लोप कांस्टेंट है, बताओ। चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। नाउ विल सी कि स्लोप हो क्या रहा है, जैसा आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे ये वॉल्यूम इज व्हाट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, if you increase the value of डिक्रीज, pressure your volume will decrease, correct, that means this whole quantity will increase or decrease, इंक्रीज, increases, that means your slope is increasing, in which direction, in negative direction। स्लोप निगेटिव है तो आपके दो पॉसिबल केस आते हैं, देखो इस पर्टिकुलर केस में भी स्लोप निगेटिव है और इस पर्टिकुलर केस में भी स्लोप निगेटिव है, but which one is possible over here? First, why first? Increase. Because your slope is कहाँ इंक्रीज, कहाँ हो रहा है यहाँ पे, फर्स्ट वाले में तो स्लोप इंक्रीज नहीं हो रहा है, सेकेंड वाले में इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे उसका स्लोप ज्यादा नेगेटिव हो रहा है, प्रेशर बढ़ाने पे स्लोप इज ज्यादा नेगेटिव, करेक्ट। तो इन दोनों में से कौन सा होगा बोला है ना मैंने, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट, वाई फर्स्ट? आपने सबसे पहले बोला कि स्लोप ऑफ दैट पर्टिकुलर कर्व इज इंक्रीजिंग, ओके। आप देखो ना, मैं यहाँ पे प्रेशर को क्या कर रहा हूँ, बेसिकली डिक्रीज कर रहा हूँ, प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, इफ योर वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ओके चलो यहाँ से यहाँ पे आता है, देन योर प्रेशर इज इंक्रीजिंग विच इज करेक्ट, करेक्ट, लेकिन उसमें आपका फिर वन पॉइंट यहाँ पे और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, समझ रहे हो? अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो दैट मीन्स आपका पहला पॉइंट इधर है विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पॉइंट, अब आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं पहला पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, दैट मीन्स योर प्रेशर इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बताओ। वन विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग। नाउ व्हाट कैन आई राइट, प्रेशर इज बेसिकली डिक्रीजिंग व्हेन वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो स्लोप क्या हो जाएगा, इंक्रीज की डिक्रीज, बताओ।
कंटिन्यूअसली, डिक्रीज। दैट्स व्हाई फर्स्ट वाला आपका कर्व आता है. देखो, then your first curve will be the answer. It will look similar. किसके जैसा दिख रहा है ये ग्राफ? Like which process? हाइपरबोला वाले जैसे। Isothermal process, right? PV equals to constant वाला process. Isothermal process. लेकिन अगर आप आइसोथर्मल और एडियाबैटिक को साथ में ड्रॉ करोगे तो क्या होगा? दिस विल बी योर स्लोप फॉर एडियाबैटिक कर्व, ओके, या फिर एडियाबैटिक प्रोसेस. तो मेरे को बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस में स्लोप क्या होगा? यू नो द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस व्हिच इज PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट? नाउ इफ यू कैन डिफरेंशिएट तो क्या होगा? dp, v को कांस्टेंट लिया dp लिखा, प्लस p को कांस्टेंट लिया dv लिखा, इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स योर dp अपॉन dv इक्वल्स टू व्हाट? माइनस p अपॉन v. करेक्ट? दिस इज योर स्लोप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस. करेक्ट? अब आप बताओ स्लोप किसका ज्यादा है? आइसोथर्मल का ज्यादा है कि एडियाबैटिक का ज्यादा है? विच वन इज? आइसोथर्मल का स्लोप ज्यादा दिख रहा है आपको. निगेटिव में बात करता हूं ना मैं. जैसे निगेटिव एक क्वांटिटी है -1, ओके, और दूसरी क्वांटिटी है -2. तो इसमें से मैंने -2 को ज्यादा लिया है. करेक्ट? दैट मीन्स निगेटिव में किसका स्लोप ज्यादा है? निगेटिव में. करेक्ट? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक का ज्यादा है बिकॉज गामा इज ऑलवेज योर पॉजिटिव एंड गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. बाय द वे, गामा हमेशा आपका 1 से बड़ा ही होता है बिकॉज Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. Sorry, Cp is always greater than Cv. That means your Cp by Cv is always greater than 1. Okay. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका स्लोप क्या होगा? ज्यादा होगा. So if I compare the graph of both of the process, okay, suppose this is 1 to 2, the graph is 1 to 3. तो एक पर्टिकुलर प्रेशर में मैं देखता हूँ. देखो दोनों का मैंने प्रेशर सेम ले लिया भाई, इसका ये और इसका है. तो अब मेरे को बताओ किसका ग्राफ बड़ा है? फर्स्ट 1 to किसका स्लोप बड़ा है? किस प्रोसेस का स्लोप बड़ा है? नहीं सॉरी 1 to 2. 1 to 2 का बड़ा है कि 1 to 3 का बड़ा है स्लोप? कैसे बताओ? 1 to 3 का मैग्नीट्यूड में बड़ा. एग्जैक्टली 1 to 3 का मैग्नीट्यूड में बड़ा है. बहुत से हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे -2 का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर, ओके, लाइक दैट. तो 1 to 3 आपका कौन सा प्रोसेस होता है? एडियाबैटिक. 1 to 3 इज मतलब बेसिकली, हम लोग स्लोप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं ना, थीटा. हाँ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज में मेजर होता है ना, इसलिए तो निगेटिव आएगा. नेगेटिव डायरेक्शन में है इसलिए. हाँ हाँ. एंड 1 to 2 इज योर आइसोथर्मल. बता दो, कोई टेंशन नहीं है. इफ आई हैव 2 लाइन्स, ओके, एक है ये वाले लाइन है और दूसरा है ये वाला लाइन. यू नो द एंगल θ1 और θ2 में कौन सा बड़ा है यहाँ पे बताओ? थीटा 2. θ2 is greater than θ1, but both the angles are obtuse angle, correct? हाँ. तो अगर आप tan का मैग्नीट्यूड का बात करोगे तो किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? थीटा 1 का. θ1 का ज्यादा होगा. हाँ. Magnitude of tan theta, because the theta is now greater than 90 degree in both of the cases. If you look the graph,
इट विल बी लाइक, ग्राफ किसी को आता है क्या इसका? π/2 तो कैसे होता है करे tan थीटा का ग्राफ? देन आफ्टर π/2 आप देखोगे निगेटिव हो रहा है. दिस इज योर π/2 एंगल एंड दिस इज पाई. ओके, दैट मीन्स π/2 टू पाई में आपका tan का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए. तो अगर आप थीटा इंक्रीज कर रहे हो, दैट मीन्स योर tan का वैल्यू मैग्नीट्यूड में क्या हो रहा है? देखो ना आप, π/2 पे अगर आप देखोगे तो निगेटिव इन्फिनिटी था, और जैसे आप tan मतलब थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो, योर tan इज डिक्रीजिंग इन केस ऑफ मैग्नीट्यूड. और पाई पे क्या हो गया? tan आपका फिर से 0 हो गया, राइट? पाई मतलब 180 डिग्री, ऐसा लाइन हो जाएगा, करेक्ट? और होना भी चाहिए 0. तो ये देख लो आप, 0 to 90 में इफ योर थीटा इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स योर tan थीटा इज ऑल्सो व्हाट? tan थीटा इज ऑल्सो व्हाट? इंक्रीजिंग. देखो मैग्नीट्यूड ऑफ tan थीटा 0 to π/2 तक ही इंक्रीज करता है जब पॉजिटिव होता है तो. लेकिन π/2 टू पाई में आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब tan थीटा डिक्रीज हो रहा है. इज इट ओके नाउ? यस सर. देखो यहाँ तक तो पता ही है हमको. तो अगर दो ग्राफ है तो आई कैन डिफरेंशिएट विच वन इज आइसोथर्मल एंड विच वन इज एडियाबैटिक. ओके, इन दिस पर्टिकुलर केस ये इक्वेशन इज pv इक्वल्स टू कांस्टेंट फ्रॉम 1 to 2 and from 1 to 3 pv to the power gamma equals to constant, right? Now one more process, एक और प्रोसेस आता है, इट विल बी लाइक एडियाबैटिक प्रोसेस. अब रियल लाइफ में ना एडियाबैटिक प्रोसेस एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट एनी सिस्टम विच कैनॉट एक्सचेंज हीट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ वर्क ही नहीं कर, मतलब हीट ही एक्सचेंज नहीं कर रहा है. लेकिन ये पॉसिबल है क्या रियल लाइफ में? नहीं है पॉसिबल. दैट मीन्स हीट तो एक्सचेंज करेगा. तो फिर उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. ठीक है. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कुछ भी जीरो नहीं होता, ना आपका डेल्टा क्यू जीरो है, ना आपका डेल्टा डब्ल्यू जीरो है, ना आपका डेल्टा यू जीरो है. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं. देखो डेल्टा क्यू कब जीरो था? बताओ कौन सी प्रोसेस पे डेल्टा क्यू जीरो है? एडियाबैटिक. एडियाबैटिक में. डेल्टा डब्ल्यू कब जीरो आता है? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में वेर वॉल्यूम इज कांस्टेंट. और डेल्टा यू कब जीरो आता है? आइसोथर्मल. करेक्ट, आइसोथर्मल प्रोसेस. अब यहाँ पे आई कैन राइट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, विच इज आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन. करेक्ट. अब इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में ना हम C का वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं. C इज बेसिकली व्हाट? मोलार स्पेसिफिक हीट, नॉट Cp नॉट Cv, जस्ट C. मोलार स्पेसिफिक हीट जो कि होता है हमारा R अपॉन गामा -1 प्लस R अपॉन 1 -n. हमने ना इसको पूरा डिराइव किया बैठ के. कैसे डिराइव किया? कि भाई डी क्यू इज इक्वल टू लिखा डी डब्ल्यू प्लस डी यू. करेक्ट. फिर यहाँ पे डी यू का वैल्यू पुट किया एन सीवी डेल्टा टी. सीवी की जगह पे R अपॉन गामा -1 पुट किया, राइट. फिर डी डब्ल्यू का पुट किया. तो बेसिकली आपका जो हीट है, अगर आपके पास C इज योर स्पेसिफिक हीट, देन व्हाट विल बी योर डेल्टा क्यू? बताओ. स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन क्या होता है? मोलर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन.
बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट? राइट, अमाउंट। required हाँ हाँ, to raise temperature of 1 gram substance by 1 Kelvin. 1 मोल नो, मोलर है तो हाँ 1 mole. 1 मोल है, दैट मीन्स फॉर n नंबर ऑफ मोल्स अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज करता हूँ, देन योर डेल्टा क्यू विल बी एन सी डेल्टा टी, करेक्ट? ये तो मेरे को पता ही है, राइट? देख, नाउ आई विल गेट फर्स्ट इक्वेशन विच इज डेल्टा क्यू। उसके बाद डेल्टा यू कितना आएगा बताओ? डेल्टा यू, मैंने बोला सारे प्रोसेस में डेल्टा यू सेम होता है बाय द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो योर डेल्टा यू इज व्हाट? बताओ, अभी तो किया हमने ऊपर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या आएगा? बताओ भाई, राइट? एन सी वी डेल्टा टी, एन सी वी डेल्टा टी सब वही बोल रहे हैं, करेक्ट? करेक्ट, एन सी वी डेल्टा टी इज योर डेल्टा यू। कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ सी वी में क्या लिख सकता हूँ? आर बाय गामा माइनस वन, क्योंकि सी वी का वैल्यू मेरे को पता है इन टर्म्स ऑफ गामा एंड आर ऑल्सो। So this is your second equation. Now we know first law of thermodynamics, which is delta Q is equals to W. Delta Q is equals to W plus delta U. That means your work done will be delta Q minus delta U. तो भाई डेल्टा Q कितना है? NC डेल्टा T है, लिखूंगा मैं यहाँ पे NC इंटू डेल्टा T माइनस N आर अपॉन गामा माइनस वन, डी यू का वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, इंटू डेल्टा टी। अब देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मैंने सी डिफाइन किया था, विच इज आर बाय गामा माइनस वन प्लस आर बाय वन माइनस एन। इट विल बी लाइक एन इंटू आर बाय गामा माइनस वन प्लस आर अपॉन वन माइनस एन इंटू डेल्टा टी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी बाय गामा माइनस वन, सॉरी माइनस होगा यहाँ पे, नॉट इज इक्वल्स टू। तो क्या कैंसिल होगा यहाँ पे बताओ? कुछ कैंसिल हो रहा है? Sir, nr dt by gamma minus 1. एग्जैक्टली एन आर डी टी बाई गामा माइनस वन कैंसिल हो रहा है आपका। दैट मीन्स फाइनल एक्सप्रेशन क्या बचेगा? एन आर डेल्टा टी बाय वन माइनस एन। और ये जो एन है इज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स बाय द वे। ये जो नीचे वाला एन है ना, सी वाला एन, ये जो मैंने एन लिखा है, दिस इज नॉट नंबर ऑफ मोल्स, आप कंफ्यूज मत होना। ऊपर वाला नंबर ऑफ मोल्स है ये वाला है, ठीक है? तो इसको हटाई देते हैं अपन। वी कैन राइट एन आर T2 माइनस T1 अपॉन वन माइनस एन। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एन आर T1 माइनस T2, साइन चेंज कर दिया मैंने, नीचे भी क्या हो जाएगा? n माइनस वन हो जाएगा ना। आपको पता है फर्स्ट लॉ बोल रहा हूँ, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? P1 V1 इक्वल्स टू एन आर T1 है भाई। P2 V2 इक्वल्स टू क्या है? एन आर T2 है। दैट मीन्स योर फाइनल एक्सप्रेशन विल बी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन।
तो यार ये n माइनस n क्या है यहाँ पे? n मैं आपको बता दो, n इज जस्ट अ कांस्टेंट, ओके। जैसे गामा होता है ना, उसी तरह n है यहाँ पे भी। और इस पर्टिकुलर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ही आता है आपका पी वी टू द पावर गामा के जगह पे पी वी टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज योर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। फिर आप n आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। मैं खुद भी मेरा प्रोसेस बना सकता हूँ जहाँ पे n का वैल्यू 15 आ रहा है। आप अपने हिसाब से एक प्रोसेस बना सकते हो जहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो देयर कैन बी एनीथिंग, n कैन बी एनीथिंग। So there are infinite number of processes are possible over here, polytropic process, जिसमें वर्क डन क्या होगा आपका P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1। तो आपको C देखना है, C इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इक्वेशन क्या आया, P V to the power n इक्वल्स टू कौन। तो यार एक चीज मेरे को बता सकते हो कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस भी तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है कि नहीं, बताओ। Yes, sir. हाँ सर, एग्जैक्टली, इनके वैल्यू गामा एडियाबैटिक होगी। प्रोसेस भी आपका पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वेयर योर n इज इक्वल्स टू व्हाट, Gamma. करेक्ट। व्हेन n इक्वल्स टू गामा, दिस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बिकम्स एडियाबैटिक प्रोसेस। तो मेरे को बताओ c का वैल्यू क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे n की जगह पे गामा पुट करते हो तो c कितना आएगा आपको, r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 Zero. माइनस 0, बहुत से। दैट मीन्स योर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू, डेल्टा क्यू क्या होता है Zero. आपका एन सी डेल्टा टी, और आपका सी जीरो होता है। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका चेंज इन टेम्परेचर जीरो नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बट योर मोलार स्पेसिफिक हीट इज जीरो। दैट मीन्स योर चेंज इन हीट इज इक्वल्स टू जीरो इन दिस पर्टिकुलर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब मेरे को पता है P V टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट में बोल रहा हूँ। तो बताओ इफ n इक्वल्स टू 1 तो कौन सा प्रोसेस होगा। जैसे n इक्वल्स टू आपने गामा लिया, दैट्स योर एडियाबैटिक प्रोसेस। n इक्वल्स टू 1 लेता हो तो कौन सा प्रोसेस दिख रहा है आपको, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। सारे प्रोसेस आपके पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आता है। एंड इफ n इक्वल्स टू 0 देन विच प्रोसेस, आइसोबारिक। both say isobaric। V to the power 0 is basically 1, that means your pressure is constant, which is isobaric process, करेक्ट। तो क्या मैं सबका ग्राफ यहाँ पे बना सकता हूँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, क्या होगा व्हेन योर वैल्यू ऑफ n इज चेंजिंग। तो देखो अगर आपका n का वैल्यू 0 है तो कैसा बनेगा ग्राफ, बताओ। प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, इफ योर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, ये n का वैल्यू 0 है, दैट मीन्स विच प्रोसेस प्रेशर इज कांस्टेंट। तो ग्राफ कैसे होगा भाई, सिंपली बताओ। Straight line. स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, Y. नॉट y, X, sorry. x एक्सिस, करेक्ट, बहुत सही। तो इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस योर वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 0, okay। now you are increasing the value of n। अब n का वैल्यू में 0 से लेके 1 तक लेके जाता हूँ, तो 1 में हमको पता है क्या होता है, 0 to 1 नीचे आएगा, विच प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस।
अब आपको पता है गामा का वैल्यू तो हमेशा 1 से बड़ा होता है, गामा इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो अगर मैं n इक्वल्स टू गामा लेता हूं तो ग्राफ किधर शिफ्ट हो जाएगा, जो कि हो भी रहा था पिछली बार एडियाबैटिक प्रोसेस में, नीचे शिफ्ट होगा। इन दिस पर्टिकुलर केस your value of n equals to what, गामा। तो अगर आप नाम दे दो 1 to 2 इज आइसोबारिक प्रोसेस, 1 to 3 इज योर आइसोथर्मल प्रोसेस, 1 to 4 इज योर एडियाबैटिक प्रोसेस। नाउ अगर आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट ही कर दिया, तोड़ दिया आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट ही कर दिया, तो कौन सा प्रोसेस होगा, क्या आप बता सकते हो? सर पी के पैरेलल एक लाइन आएगी क्या? बहुत सही, बहुत सही, आइसोकोरिक प्रोसेस। दैट मीन्स p v टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, v टू द पावर इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन p, ये होगा बेसिकली, राइट? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे। तो अगर मैं स्लोप में भी चाहता हूँ तो व्हाट स्लोप आई डिड गेट, अगर आप dp अपॉन dv की बात करोगे तो हमेशा आपको माइनस n p अपॉन v आएगा, राइट? अब आपने n का वैल्यू इनफाइनाइट कर दिया, दैट मीन्स योर स्लोप विल बी इनफाइनाइट। तो आपका ऐसे कर्व होता है 1 to 5 विच इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस, वेयर n का वैल्यू इज इनफाइनाइट। तो देखो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आपकी सारी प्रोसेस आ जाती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू जैसे चेंज करते हो आपका प्रोसेस चेंज होता है। इसमें आप अपना भी इनपुट डाल सकते हो, n का वैल्यू कुछ भी ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो, और एक प्रोसेस अपना एक नया प्रोसेस आ जाएगा। और आपको पता है इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस हाउ कैन वी कैलकुलेट वर्क, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय n माइनस 1। n क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम, सॉरी पावर ऑफ वॉल्यूम, राइट? बस इतनी प्रोसेस है लाइफ में, इतनी प्रोसेस, या फिर अपने पूरे एनवायरनमेंट में इतनी प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? अभी ना इन सब प्रोसेस को मैंने यूज किया है, क्या बनाने के लिए यूज करते हैं हम, बताओ? इन सारे प्रोसेसेस को थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है भाई, किसके लिए यूज करेंगे, कुछ तो यूज होना चाहिए। इतना सीख लिया आपने, बताओ पता है आपको तो? कहाँ पे यूज करेंगे इन प्रोसेस को? हाँ सिंपली क्वेश्चन यही आएंगे यार, एक क्वेश्चन कर लेते चलो इस प्रोसेस पे, एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या बात बता दी आपने, वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा हूं मैं, इन रियल लाइफ। जब तक आपको वही पता नहीं चलेगा तो कैसे इंटरेस्ट डेवलप होगा, बताओ? पर्टिकुलर नो आइडिया। देखो इंजन होता है, सबको पता है, करेक्ट? कैसे काम करता है इंजन, बताओ? यार इंजन बहुत जगह पे होता है, जैसे गाड़ी का इंजन ले लो, सबको पता होगा, बाइक का इंजन, कार का इंजन। तो इंजन काम कैसे करता है आपको इतना तो पता होगा, क्यूरियोसिटी से आपने कभी देखा है क्या इसको? मैं आपको सिंपली एक्सप्लेनेशन बताऊं। देखो होता क्या है, आपके पास है, हम फ्यूल की बात कर रहे हैं, ओके? फ्यूल इंजन की बात कर रहे हैं, आपके पास है यहाँ पे
सिलेंडर, सिलेंडर में पिस्टन, ओके, और पिस्टन के साथ आपने कनेक्ट किया है क्या, शाफ्ट। तो ये पिस्टन किधर मूव करेगा बताओ, पिस्टन विल मूव इन विच डायरेक्शन, डाउन, अप डाउन, ऊपर नीचे होगा पिस्टन तो, ऊपर नीचे राइट। और इसके रिस्पेक्ट हमारा शाफ्ट कैसे रोटेट करता है, इससे आपका शाफ्ट कनेक्ट होता है इस तरह से, एंड शाफ्ट कैन ओनली मूव अलोंग सर्कुलर डायरेक्शन, करेक्ट। तो जैसे पिस्टन नीचे आएगा तो ये भी नीचे आएगा, पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये हाफ सर्कल। तो देखो बेसिकली यहाँ पे जो एसएचएम है, पिस्टन देखोगे पिस्टन ऊपर नीचे आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, पिस्टन का ऑसिलेशन हो रहा है, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर शाफ्ट ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, राइट। ये नीचे आएगा तो हाफ सर्कल कवर करेगा, ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट हाफ सर्कल कवर करेगा। तो पिस्टन का जो मोशन है, अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन, ये कंटिन्यूस होने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। अब फ्यूल होगा क्या, फ्यूल को आप इग्नाइट करते हो, दैट मीन्स फ्यूल बर्स्ट होता है। फ्यूल बर्स्ट होता है तो क्या होगा, वो उसका टेम्परेचर विल इंक्रीजेस, करेक्ट। अब आपको पता है जब भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वर्क डन बाय सिस्टम क्या होगा, पिस्टन मतलब क्या है, क्लोज सिलेंडर है, एक क्लोज सिलेंडर है, राइट। यहाँ पे फ्यूल है, तो बताओ क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्यूल को बर्स्ट करने के बाद, तो वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या टेम्परेचर किसका इंक्रीज हो रहा है? सिस्टम का, सिलेंडर का, अंदर के गैस गैस है ना यहाँ पे, राइट। बताओ भाई, पॉजिटिव राइट, नॉट नेगेटिव, यस सर, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है दैट मीन्स योर डेल्टा यू इज पॉजिटिव एंड यू आर सप्लाइंग द हीट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम फ्यूल, दैट मीन्स योर डेल्टा क्यू इज ऑल्सो पॉजिटिव। इसका मतलब है आपका W इज ऑल्सो पॉजिटिव, वर्क डन इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो क्या होगा, सिलेंडर पहले पिस्टन ऊपर जाएगा, राइट, इनिशियली पिस्टन ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद क्या होता है, देखो मैं क्या कर देता हूँ, गैस में छोड़ देता हूँ, एग्जॉस्ट करता हूँ। आपने देखा होगा एक एग्जॉस्ट लगा होता है भाई इंजन के साइड में, जब पिस्टन ऊपर चला गया तो मैंने गैस को छोड़ दिया, गैस को छोड़ दिया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा बताओ, गैस का डिक्रीज होगा, दैट मीन्स पिस्टन विल गो डाउनवर्ड अगेन। फिर से मैंने क्या किया, फ्यूल को बर्स्ट किया, फिर से पिस्टन ऊपर गया, फिर से गैस को छोड़ा, फिर पिस्टन नीचे आ गया। तो ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस होता ही रहेगा ना, हवा में तो नहीं हो रहा है। इसमें हमारा क्या काम आता है, फ्यूल काम आता है। तो वी आर बेसिकली टेकिंग एनर्जी फ्रॉम वेयर, फ्यूल। हम यहाँ पे फ्यूल से एनर्जी लेते हैं, ओके, और किस में कन्वर्ट करते हैं बताओ, विच एनर्जी में भी आई एम कन्वर्टिंग, मैकेनिकल एनर्जी, करेक्ट। दैट मीन्स आई एम यूजिंग थर्मोडायनेमिक एनर्जी, फ्यूल एनर्जी को हम थर्मोडायनेमिक एनर्जी बोलते हैं, इज कन्वर्टिंग इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सिमिलरली आपका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कहां से प्रोड्यूस होता है बताओ, विच पावर प्लांट, तारापुर। no, there are 3 types of power plant, okay। न्यूक्लियर। यस सर, न्यूक्लियर। न्यूक्लियर होता है, और क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है, और सोलर।
सोलार का बहुत ही कम, मतलब उसमें हमने इतना डिस्कवर किया नहीं है सोलार में, लेकिन सोलार से बहुत कम आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। एंड हाइड्रो ऑल्सो, राइट, करेक्ट। गैस खत्म नहीं होता क्या? अरे ओ, मेरे को एक बात बताओ, गैस अगर खत्म होगा तो फ्यूल तो है ना हमारे पास, तो फ्यूल से हम हमेशा नेचुरल, ये देखो यहाँ पे एयर है बेसिकली, इज नॉट एयर है यहाँ पे, ओके। एयर को मैंने क्या किया है, प्रेशराइज किया है। जब यहाँ पे पिस्टन नीचे जाता है दैट मीन्स यू आर प्रेशराइजिंग द एयर। और एक बार एसएचएम होता है ना, तो आपको पता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि बॉडी विल रिमेन इन इट्स मोशन, करेक्ट। तो ऊपर जाने के बाद नीचे आने का टेंडेंसी होगा ही होगा उसका, राइट राइट। तो एसएचएम फॉलो करेगा ही वो। उसके बाद फिर से आपने फ्यूल डाल के गैस को बर्स्ट कर दिया, राइट। देखो देयर आर 3 टाइप ऑफ पावर प्लांट्स जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मेन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आपका आता है थर्मो पावर प्लांट से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि कौन सा पावर प्लांट बोलते हैं बताओ? थर्मल पावर प्लांट, राइट। दूसरा होता है हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हम किससे बना रहे हैं बताओ? हाइड्रो मतलब कहाँ से बना रहे हैं हम? वाटर। वाटर से। वाटर का क्या यूज करते हैं? काइनेटिक एनर्जी, बहुत सही। वाटर का हम काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं। उसके बाद थर्ड आपका आता पोटेंशियल है भी, क्योंकि ऊपर से फेंकता है। न्यूक्लियर, करेक्ट। पोटेंशियल भी करते हैं, जो आपके डैम होते हैं। डैम में बेसिकली आपका पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स बहुत ज्यादा हाइट से आप वाटर को ड्रॉप करते हो, राइट, तो यहाँ पे आपको वेलोसिटी मिलता है, करेक्ट। और दिस काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जहां पे भी थर्मल पावर प्लांट आएगा आप देखोगे सबसे ज्यादा अराउंड 70% इलेक्ट्रिसिटी आपका थर्मल से ही बनता है, ठीक है। देन न्यूक्लियर एंड हाइड्रो। और सबसे कम इलेक्ट्रिसिटी कहां से बनता है? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, विच आर सोलर। और क्या क्या होता है रिन्यूएबल में बताओ? विंड। विंड। और कुछ होता है? विंड वाला आपको पता होगा रे, जियोथर्मल। जियोथर्मल होता है, करेक्ट। These are renewable energy sources. Renewable means you are not using any source from nature, मतलब एनीथिंग फ्रॉम नेचर। तो आप जहाँ पे सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हो तो कंटिन्यूअस एनर्जी है ही आपके पास, जिसमें आपका सन का एनर्जी कम हो रहा है क्या? आप हीट लोगे तो उससे नहीं हो रहा है, उसका तो उतना ही है। न्यूक्लियर का आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, बट न्यूक्लियर एनर्जी इज डेंजरस, करेक्ट। तो हम न्यूक्लियर से ये बना रहे हैं, जो कि आपका आपने बोला तारापुर में जो है, तो तारापुर में बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट ही है, एनपीसीआई है, राइट। बट यहाँ पे थोड़ा रिस्क फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, तो हम इतना रिस्क लेते नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी। और ऑफकोर्स न्यूक्लियर एलिमेंट आपका खर्च हो रहा है ना, जो भी आपके पास न्यूक्लियर एलिमेंट्स है सबसे ज्यादा हम यूरेनियम को यूज करते हैं, तो ये तो खत्म हो रहा है जितना आप उससे एनर्जी बनाओगे, राइट। इससे बॉम्ब भी बनाते हैं लोग, न्यूक्लियर बॉम्ब भी बन रहा है यूरेनियम से तो। और थर्मल में आप देखोगे, आपने सही बोला, कोल का यूज होता है, कोल की एनर्जी का यूज होता है, राइट। तो आपका कोल खर्च हो रहा है ना, दिस इज ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, करेक्ट। हाइड्रो इज रिन्यूएबल, या वी कैन से दैट। सेम वाटर में फिर से क्या करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा भाई मोटर से, और फिर से उतनी हाइट से ड्रॉप करूंगा, तो फिर से आपको सेम एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रिकल, करेक्ट। तो हम आते हैं प्रोसेस पे। तो बेसिकली जब भी थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी अगर वर्क आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स वन टाइप ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू अनदर टाइप ऑफ एनर्जी इन थर्मल पावर प्लांट। विच एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू विच एनर्जी बताओ?
thermal energy is converting into, correct, Electrical and electrical energy. In इंजन में थर्मल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में, राइट. तो एक टाइप ऑफ एनर्जी जब दूसरे टाइप ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स तब आपका वर्क कैलकुलेट होता है. बेसिकली वर्क एक्सचेंज होगा. थर्मोडायनेमिक एनर्जी कितना वर्क कर रहा है वो मैकेनिकल में आएगा. तो हर प्रोसेस में आपको क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, वर्क डन. कि कोई भी मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस करता हूँ तो उसमें वर्क डन कितना आना चाहिए. तो हमने हर प्रोसेस में वर्क डन देखा. तो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मतलब आप ही करोगे. देखो, एक साइक्लिक प्रोसेस है, ओके, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. आप देखोगे यहाँ पे ना ग्राफिकल क्वेश्चन काफी आता है. तो 1 to 2 is your something process like isothermal process ले लो. 1 to 2 is your isothermal process. Then isochoric process from 2 to 3. Now adiabatic process from 3 to 4, and 4 to 1 it is which process, isobaric process. आप लिख सकते हो 1 to 2 is adiabatic, sorry, isothermal. Okay, and 3 to 4 is your which process, adiabatic. बाकी दोनों को आप डिस्कवर कर सकते हो कि भाई वॉल्यूम कांस्टेंट दिख रहा है दैट मींस आइसोकोरिक, प्रेशर कांस्टेंट दिख रहा है दैट मींस आइसोबारिक. बस इन दोनों को मैंने डिफरेंशिएट किया बिकॉज दे लुक सिमिलर. अब यहाँ पे अगर मेरे को नेट वर्क डन निकालना है इन दिस पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, हाउ कैन आई कैलकुलेट नेट वर्क डन? देयर आर टू मेथड्स, राइट? एरिया, करेक्ट. एरिया इनसाइड द कर्व पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा बताओ. प्रोसेस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज से बताते हैं. तो ये वर्क डन इज पॉजिटिव और नेगेटिव? positive. Positive. But in this particular case, you can't calculate the area, right? इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा. इंटीग्रेट भी क्यों करेंगे? सर एक एक का वर्क डन एक निकाल. एक का वर्क डन हाँ, निकालेंगे. बहुत सही. That means work done from process 1 to 2 plus work done from process 2 to 3 plus work done from process 3 to 4 plus work done from process 4 to 1. So the process from 1 to 2 is isothermal. और वर्क डन आइसोथर्मल का कितना होता है आपको याद होना चाहिए अब तक. तो क्या होता है बताओ? NRln V2 by V1. एनआर टी टी भी होता है ln v2 अपॉन v1. बहुत. अब इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, तो टी कोई भी ले लो आप. T1 का ले लो या फिर T2 का ले लो. ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा हमेशा देख के क्या लग रहा है आपको? दिस प्रोसेस फ्रॉम 1 to 2 your Pos- work done will be positive. Why positive? Because V2 is greater than V1. whenever your volume is increasing, work done should be positive. 2 to 3 वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, इसको तो मैं आंखें बंद करके 0 लिख दूंगा. 3 to 4 अगेन, 3 to 4 आपका वर्क डन कौन सा होगा? एडियाबैटिक का वर्क डन होगा जो हमने देखा है, P1 V1 minus P2 V2 upon gamma minus 1. And this should be positive or negative? 3 to 4 बताओ. Volume is increasing or decreasing from 3 to 4? Decreasing. That means it should be negative. And 4 to 1? 4 to 1 तो simple isobaric process है. Positive. Positive. So according to that you can calculate net work done. अगर आपको इस पूरे प्रोसेस में डेल्टा क्यू पूछा है तो किससे इक्वल हो जाएगा? डेल्टा क्यू फॉर होल साइकिल 0.
कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है आपका सराउंडिंग के साथ, या फिर सराउंडिंग कितना हीट दे रहा है सिस्टम को. दिस शुड बी इक्वल्स टू 0 ओ क्यू जीरो. वाई से जीरो? साइक्लिक है ना. साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो नहीं होता है. नेटवर्क क्या 0 होता था. डेल्टा यू. हाँ U 0 ऐसा. तो डेल्टा यू फॉर द साइकिल इज जीरो. आप अगर देखते हो u is your which function? Static function. Internal energy is depending on state. तो इन साइक्लिक प्रोसेस your initial state और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है. दैट मीन्स योर डेल्टा यू इक्वल्स टू जीरो. ओके, बाकी दोनों क्वांटिटी आएगी. डेल्टा फॉर साइक्लिक प्रोसेस ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो. और यहाँ पे हीट और वर्क डन क्या हो जाता है आपका, पाथ फंक्शन होता है. इट इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ, not on the state. Okay, so this should not be equals to zero in case of cyclic process. फिर मैं आपको अभी बस सेकेंड लॉ का ना एक डेफिनेशन बता रहा हूँ कि होता क्या है सेकेंड लॉ. ओके, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पूरा सेकेंड लॉ पढ़ेंगे. इसी का यूज है इन रियल लाइफ. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो सेकेंड लॉ में ना दो स्टेटमेंट है, उसमें से मैं एक स्टेटमेंट की बात करता हूँ. स्टेटमेंट वन. स्टेटमेंट वन में उन्होंने बोला इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी प्रोसेस. इम्पॉसिबल ही बोल दिया उसने. इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी प्रोसेस. कोई भी आपका प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता वेयर ऑल एनर्जी या फिर हीट इज कन्वर्टिंग इनटू वर्क. इसका क्या मतलब है बताओ. इसका क्या मतलब है, जो आप हीट इनपुट देते हो किसी भी प्रोसेस में, वो सारा का सारा इनपुट वर्क आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है क्या? और ये बोलता है कभी नहीं होता है. ये कभी नहीं होता, लाइफ में कभी नहीं होता. ठीक है, दैट मीन्स योर हीट इनपुट इफ आई से क्यू इन और वर्क आउटपुट को आप अगर बोल देते हो डब्ल्यू आउट, दैट मीन्स डब्ल्यू आउट कैनॉट बी इक्वल टू क्यू इनपुट. मतलब आपका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कांट बी इक्वल टू 1. मतलब अगर मैं परसेंट में बात करूं तो 100% एफिशिएंसी होगा क्या आपका कभी? बताओ. नहीं. कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा. तो आप जो आपके पास जो इंजन है उसका भी एफिशिएंसी कभी 100% पॉसिबल ही नहीं है. तो हम क्या करते हैं 100% तो नहीं, लेकिन एक सफिशिएंट एफिशिएंसी होना चाहिए सो दैट आपका गाड़ी का माइलेज अच्छा हो, राइट, सो दैट आपको ज्यादा आउटपुट मिले. तो बेसिकली एफिशिएंसी क्या है बताओ? वर्क आउटपुट बाय सर आपने n नॉट इक्वल टू क्या लिखा? वेयर, मतलब नीचे बॉक्स में n नॉट इक्वल टू 100% परसेंट. हाँ, एफिशिएंसी आपका कभी 100% हुआ नहीं है. तो एफिशिएंसी क्या होता है एक पर्टिकुलर प्रोसेस में, अगर मैं बताऊं तो आप क्या कर रहे हो, एक हमारे पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है. ओके, इसको आप क्या कर रहे हो, कुछ इनपुट दे रहे हो बाहर से, क्यू इनपुट, जो कि हम कहाँ से देते हैं, फ्यूल से इनपुट देते हैं एनर्जी. जो आपका पेट्रोल है, डीजल है, जो भी है, वो एक एनर्जी दे रहा है आपके इंजन को. फिर आपका इंजन क्या करता है, वर्क आउटपुट करता है. क्या वर्क आउटपुट करता है, तो भाई वो शाफ्ट को रोटेट कर रहा है. दैट मीन्स आपके जो व्हील्स है वो रोटेट हो रहा है. दिस इज अ मैकेनिकल वर्क आउटपुट.
तो ऐसा बोलते हैं कि सारा का सारा जो हीट आपको मिल रहा है फ्रॉम द फ्यूल इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू वर्क आउटपुट. दैट मीन्स द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी इज बेसिकली वर्क आउटपुट बाय Q input. Okay, this should not be equals to 1. That means 100% if you're calculating in the percentage. Okay, मतलब सर वर्क आउटपुट किस प्रकार का, मतलब मैकेनिकल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब अगर सर जो इंटरनल एनर्जी है उसमें उसका भी यूज करके किसी का वर्क में यूज हो गया, जैसे फ्यूल बर्न हो रहा है जिससे एसी भी चल रहा है गाड़ी का, मतलब उससे भी नहीं हो सकता क्या नहीं 100? बट नहीं होता 100. वही तो बोल रहा हूँ. ये क्या करता है ना, एनवायरनमेंट में ना हीट रिजेक्ट करता है. आपने देखा होगा कि इंजन भी जब काम करता है तो इंजन एग्जॉस्ट से क्या करता है, हीट बाहर निकालता है. एग्जॉस्ट से आपने देखा होगा गरम गरम वाला एयर बाहर निकलता है, वो फ्यूल बर्स्ट होके. तो सराउंडिंग में ना कुछ एनर्जी छोड़ता ही है वो हमेशा. इंटरनल एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो है ही. टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स इंटरनल एनर्जी है, चेंज हो रहा है. बट सिमिलरली जो आपका आउटपुट हीट है वो हर केस में होता है, हर केस. तो हम एसी और इंजन को कल मतलब नेक्स्ट क्लास में एकदम डीप में देखेंगे कि एसी और इंजन काम कैसे करता है. दोनों अलग अलग प्रोसेस है और बोथ कम फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन. तो स्टेटमेंट 1 से आपका क्या बनेगा, इंजन बनेगा, और स्टेटमेंट 2 से आपका क्या बनेगा, एसी बनेगा, एसी और रेफ्रिजरेटर. ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हो नेक्स्ट क्लास में, तो करते हैं हम डिस्कस. चलो इतना ही करते हैं आज के लिए. और कुछ डाउट है अभी, बताओ. सर नोट्स भेज दें. नोट्स तो भेजते हूँ मैं, करेक्ट. कुछ नोट्स आपको मिले नहीं होंगे तो ऐसे बता दो, तो ना मैं पिछले वाले क्लास को भी भेज सकता हूँ. प्रैक्टिस के लिए अभी फर्स्ट लॉ आपका खत्म हो गया ना, तो एचसीवी के सारे क्वेश्चन कर लो फर्स्ट लॉ के. थर्मोडायनेमिक्स कब तक खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास. ऐसे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इतना एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन कार्नोट जो इंजन होता है, कार्नोट साइकिल इज इम्पोर्टेंट. एचसीवी में फर्स्ट लॉ कर सकते हो. देखो नेक्स्ट क्लास में हमारा सेकेंड लॉ जब खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब स्टार्ट होगा तब सारे बच्चे प्रेजेंट रहना, क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक. जस्ट लाइक मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा टॉपिक है. अगर आपको ये नहीं आएगा तो इसके आगे बहुत कुछ होता है. इसके आगे क्या होगा बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आगे? थर्ड लॉ है बट हमारे सिलेबस में नहीं है वो. तो सर वो वेव्स काम- और ऑक्सीलेशंस कहाँ पर, वो मैकेनिक्स में ही इन्वॉल्व है? क्या? वेव्स एंड वो वाले वेव्स ऑक्सीलेशंस? नहीं नहीं, वो अलग टॉपिक है, लेकिन वो आपका ट्रैक 1 में होगा ना. वेव्स एंड ऑसिलेशन, ऑसिलेशन चल रहा होगा आई गेस, राइट. आरबीडी चल रहा है सर. हाँ हाँ, आरबीडी के बाद ऑसिलेशन आएगा, ऑसिलेशन के बाद वेव्स आएगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद पूरा फील्ड आता है आपका चार्ज से रिलेटेड, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बाद आपका आता है फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी. देखो चार्ज फ्लो होता है तो करंट आ गया. करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद आपका आएगा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी सारी आपकी, मैग्नेटिज्म आएगा. तो ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी ले लो, या फिर इसके बाद वाला मैग्नेटिज्म ले लो, या फिर फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ले लो. ये छोटे छोटे टॉपिक्स है, वो सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपका बेस बनता है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट. ये फिजिक्स का एक बड़ा पार्ट है. जैसे आप बोलते हो ना मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स आता है. जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो इसके आगे आप फ्रिक्शन भी नहीं कर पाते हो, इसके आगे आप कुछ नहीं कर पाते, करेक्ट. तो जस्ट लाइक दैट, अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं आएगा, कर तो लोगे आप थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऐसे क्लियरिटी से नहीं होता है. तो ये पूरा लिंक होता है सिलेबस, तो आप देख लेना. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इम्पोर्टेंट, तो देखेंगे हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बाद. बाकी आप एचसीवी के फर्स्ट लॉ क्वेश्चन करो अटेम्प्ट,
नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते जो भी डाउट्स है आपके, क्योंकि सेकेंड लॉ मेरा आई गेस 1 घंटे में खत्म हो सकता है, कुछ है नहीं उसमें ज्यादा। ठीक है, चलो दैट्स इट। हर सब्जेक्ट में 4-5 और सब्जेक्ट्स है, मतलब क्या बोलना चाहते हो आप? सर 3 सब्जेक्ट सोच के साइंस लिया था, लेकिन इसमें एक सब्जेक्ट में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स वगैरह वगैरह। हाँ वो तो होता ही है, फिर ऐसे सर आप होता है, देखो ना मैकेनिक्स के आपको लेना है, मैकेनिक्स और थर्मो लेना है, दैट मीन्स आप क्या ले रहे हो, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो। आप लोगे भी तो इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में फिर आप और डीप में जाओगे, फिर मैकेनिक्स में और डीप, थर्मो में डीप। सर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है? ऑटोमोबाइल में थर्मो तो आता ही है पक्का सबसे पहले, उसके बाद मशीन डिजाइन आता है। मशीन डिजाइन, डिजाइन अब आप बोलोगे कि सर हम डिजाइन करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर पे, तो सॉफ्टवेयर पे ना आपका बस क्या डिजाइन होता है बताओ, उसका स्ट्रक्चर कि कैसे दिखेगा, ये पार्ट कैसे दिखेगा, वो पार्ट कैसे दिखेगा। करेक्ट, मैंने मैकेनिकल लिया था, और बस डिजाइन करते हो ना, तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला, जिसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब आप कौन सा मेटल और कौन सा मटेरियल यूज करते हो उस पर्टिकुलर पार्ट के लिए, वो भी आपका मशीन डिजाइन में ही आता है। राइट, जैसे आपको स्टील यूज करना है, स्टील यूज करना है तो फिर कैसा स्टील यूज करना है, उसमें कार्बन कितना होना चाहिए, आयन कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें आएंगी डीप में। तो हर सब्जेक्ट में कितना भी डीप जाओ, डीप तो डीप रहेगा ही उसमें। और थर्मोडायनेमिक्स में लोग मास्टर्स भी करते हैं, राइट, थर्मोडायनेमिक्स में, और उसमें और एक ऐसा छोटा टॉपिक होता है जिसमें पीएचडी भी करते हैं लोग। डीप तो जाते ही यार हम अपन। करेक्ट, हाँ मैकेनिकल में भी होता ही है आपका मशीन डिजाइन। मशीन ड्राइंग और मशीन डिजाइन दोनों अलग अलग होता है। करेक्ट करेक्ट, तो इसके बारे में करेंगे हम डिस्कस एक आध दिन। चलो चलो, मेरी क्लास है अभी 11 बजे। थैंक यू, करते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी मैं नोट शेयर कर देता हूँ। ओके, चलो बाय बाय। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। हाँ थैंक यू। ये आपका मीटिंग एंड, इसके बाद कोई क्लास है ना, कौन सा है? हाँ सर, है क्लास। ओके ओके।